पेड़ ग्रह के फेफड़े पौधे जिनका जीवन और हमारी सभ्यता के विकास में योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। हम उनके बिना जीवित नहीं रह पाते, लेकिन वे हमारे बिना रह सकते हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता कल्पना से परे है। पेड़ सभी जीवित प्राणियों में सबसे शानदार है और आज मैं आपको उनमें से सबसे अविश्वसनीय पेड़ों के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तानों में जीवित रहने के लिए जहाँ महीनों तक बारिश नहीं होती, पेड़ों में कुछ खास क्षमताएं होनी चाहिए। इन विशालकाय पेड़ों ने खुद को इसके अनुकूल बना लिया है। तो यूं ही बैरल की तरह नहीं दिखते, ये बाओबाब है। ये पेड़ हजारों साल जीते हैं। वे अपने मोटे तने की स्पंजी लकड़ी के अंदर लाखों लीटर पानी जमा करने की सुपर पावर की बदौलत जीवित रहते हैं। वास्तव में आपके सामने असली पानी की टंकियां हैं और पानी जमा करने की यह क्षमता इस पौधे के लिए एक अभिशाप है। बात यह है कि यह विभिन्न जानवरों के लिए एक चुंबक बन गया है, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए इसकी लकड़ी चबाते हैं, विशेष रूप से हाथी। सूखे के मौसम में बाओबाब की नम लकड़ी पानी पीने की जगह तक के लंबे रास्ते पर उनके लिए पानी का लगभग एकमात्र स्रोत बन जाती है। लकड़ी से मिलने वाला पानी सचमुच उनकी जान बचाता है, लेकिन इस विचार से पेड़ को कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन क्या हम बेचारे हाथियों को दोष दे सकते हैं जब इंसान भी इन पेड़ों की नम लकड़ी को खुशी खुशी चबाते हैं? रेगिस्तान के बीच में ये पेड़ घस्तंग की तरह, उनके बिना यहाँ जीवित रहना असंभव है। सौभाग्य से बाओबाब में इतने गहरे घावों से भी खुद को ठीक करने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। हर विनाशकारी हमले के बीच वे अपनी छिद्रपूर्ण लकड़ी का विस्तार करते हैं और नई छाल उगाते हैं, और वे सदियों से ऐसा बार बार करते आ रहे हैं। मेडागास्कर द्वीप पर लोगों ने जल्दी ही पता लगा लिया कि पेड़ के इन जादुई गुणों का उपयोग कैसे करें। बात यह है कि मेडागास्कर के पश्चिमी हिस्से में सूखा इतना लंबा होता है कि यहाँ लगभग कोई अन्य पेड़ जीवित नहीं रह सकता। बाओबाब बिना बारिश के एक बूंद के सालों तक जीवित रहते हैं। हिंद महासागर से आने वाली गर्म नम हवा के कारण मेडागास्कर के पूर्व में भारी बारिश होती है, लेकिन पहाड़ इस बारिश को पश्चिम में नहीं जाने देते, जिसके कारण यहाँ विशाल रेगिस्तान बन गए हैं। यह शुष्क परिदृश्य लगभग पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। इससे लगभग 30 किमी दूर एम्पोटा का गांव है। अभी सूखा है और कभी कभी तापमान छाया में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 10 महीने से बारिश नहीं हुई है। हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष है। निकटतम जल आपूर्ति यहाँ से 60 किमी दूर है। पानी इतना कम है कि खाना खरबूजे या तरबूज के रस में पकाया जाता है, और वे भी खत्म हो रहे हैं। गांव के ये दो निवासी अपने जीवित रहने के रहस्य बाओबाब के पेड़ की ओर जा रहे हैं। वास्तव में बाओबाब ही वह कारण है जिससे इन जगहों पर लोगों का जीवन संभव है। बाओबाब को जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। इन लोगों के लिए यह एक जीवन रक्षक है। बड़े तने में इतना पानी होता है कि कुछ ही पेड़ पूरे गांव को साल भर के सूखे से बचाने में मदद कर सकते हैं। बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, बाओबाब में बहुत गहरे घावों के बाद भी जीवित रहने की असाधारण क्षमता होती है। ये पेड़ अविश्वसनीय रूप से लचीला है। ये पानी के लिए एक जलाशय बनाने के लिए इसके नरम तने को अंदर से खोखला करने की अनुमति देता है। और पेड़ मरेगा नहीं, यह बस 6 महीने में अंदर की तरफ छाल उगा लेगा और जलरोधी बन जाएगा। यह एक जीवित वहाँ या एक जीवित बैरल बन जाता है। बाओबाब को खोदने में 2 सप्ताह से अधिक लगते हैं। यह कठिन काम है। उन्हें रूखे मौसम में ही खोदें। खुदाई के लिए सही अवधि चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सही बाओबाब चुनना भी महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह सड़ सकता है और फिर मर सकता है। बारिश के मौसम में सभी बाओबाब दलदली हो जाते हैं और उन्हें अब छुआ नहीं जा सकता। पत्तियों का देखना भी हमें बताता है कि यह बाओबाब खोदने का सही समय नहीं है। गांव में हर कोई जानता है, यहाँ तक कि बच्चे भी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका बाओबाब को खोदने के बाद पालन करना आवश्यक है, इसे पानी से भरने से पहले कम से कम 6 महीने तक इंतजार करना, नहीं तो यह एक आपदा होगी। इससे मौत का खतरा है। लोग छोटी बरसात के मौसम में पेड़ को पानी से भर देते हैं। यह जीवित जलाशय हजारों लीटर पानी जमा कर सकता है, और बाओबाब दशकों के ऐसे उपयोग के बाद भी सड़ता नहीं है। यह पौधों की दुनिया में एक असाधारण घटना है। इस बार सूखा इतना लंबा है कि पेड़ पहले ही सूख चुका है। फिर भी जलाशय की देखभाल आवश्यक है। समय समय पर बढ़ती लकड़ी काटनी होगी, अन्यथा जलाशय का आयतन कम होगा। हालांकि इस जलाशय में पानी खत्म हो गया है, लेकिन इन ग्रामीणों को पूर्वजों से ऐसे साथ और विरासत में मिले हैं। केवल इनमें पानी बचा है। वे इसे यथासंभव लंबे समय तक चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें महीने में एक बार धोना पड़ता है। पेड़ों के पास कपड़े धोने और खाना पकाने पर भी प्रतिबंध है, ताकि जरूरत से ज्यादा पानी लापरवाही से खर्च करने का लालच न हो। लेकिन जब आपको पेड़ से घर तक सैकड़ों मीटर पानी ले जाना पड़ता है, तो आप अनजाने में इसे अधिक सोच समझकर खर्च करते हैं। हर बरसात के मौसम के बाद लोग जितनी जल्दी हो सके बाओबाब के पास पानी इकट्ठा करते हैं और उसे पेड़ के अंदर डालते हैं। पूरा गांव काम करता है, क्योंकि पानी के वाष्पित होने से पहले बाओबाब को भरने का समय होना चाहिए, और ये बहुत जल्दी होता है। कई पुराने बाओबाब में लोगों की भागीदारी के बिना एक खोखला कोर अपने आप प्रकट होता है।
इस प्रक्रिया के कारणों के बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। अंदर इतनी जगह है कि न केवल विभिन्न जानवर बल्कि लोग भी यहाँ अपना घर पाते हैं। खोखले बाओबाब का उपयोग दुकानों, गोदामों, कब्रों और यहाँ तक कि कैफे के रूप में भी किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में हाल तक एक पुराने बाओबाब के अंदर एक बार था जो कई पर्यटकों को आकर्षित करता था। हर साल 7,000 से अधिक लोग इस असामान्य प्रतिष्ठान को देखने आते थे। वैसे यह बाओबाब दुनिया के सबसे बड़े में से एक था या कम से कम था। 2017 में पुराना पेड़ ढह गया जिससे बार नष्ट हो गया। ऐसी किंवदंतियां हैं कि खोखले बाओबाब का उपयोग शहर के रास्ते में अस्थायी जेलों के रूप में होता था। उनमें अस्थायी रूप से गुलामों को भी रखा जा सकता था क्योंकि बाओबाब अक्सर वहां उगते हैं जहां पहले दास व्यापार मार्ग गुजरता था। बाओबाब ने रेगिस्तान में जीवित रहने की अपनी क्षमता के कारण कई जानवरों की प्रजातियों और हजारों लोगों को यहाँ रहने का अवसर दिया है। लेकिन ऐसे पेड़ भी हैं जो रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए बाओबाब से अलग रणनीति चुनते हैं। उनके पास बड़ी मात्रा में पानी जमा करने वाले चौड़े तने नहीं हैं, लेकिन उनके पास कुछ और है। यहाँ सोकोट्रा के रेगिस्तान में अरब सागर में एक दूरस्थ द्वीप पर सूखा मौसम क्रूर है। हालांकि यह अजीब पेड़ इससे बचने में सक्षम है। रेगिस्तान में इसके जीवित रहने की कुंजी इसके सामान्य आकार में है। ये ड्रैगन ब्लड ट्री है। ये पेड़ पहाड़ियों की चोटी पर उगते हैं जहाँ मिट्टी बहुत खराब होती है, लेकिन एक अच्छा विकल्प है। दुर्लभ सुबह की ओर जमीन को ढक लेती है। बड़ी घनी पत्तियों पर बूंदें संग्रहित होती है, तरल तने के बीच में और फिर जड़ों तक बहता है। यहाँ पानी इतना कीमती उत्पाद है कि एक बूंद भी बर्बाद नहीं की जा सकती। लेकिन जमीन पर गिरी बूंदें पूरी तरह से खो नहीं जाती हैं। पेड़ का फैला हुआ तना मुकुट एक छाते की तरह काम करता है। इसकी छाया पानी को रेत में रिसने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मुकुट सतह के पास पड़ी जड़ों को भी छाया देता है। इस रेगिस्तान में एक और पेड़ उगता है। यह बाओबाब के एक लघु संस्करण जैसा दिखता है। एडेनियम है। अपने मोटे तने में यह बाओबाब की तरह बारिश आने तक जीवित रहने के लिए बहुत सारा पानी जमा करता है। पेड़ इतना कठोर है कि यह नंगी चट्टानों पर रुका है। लेकिन ऐसे रेगिस्तान है जिनमें ऐसे पेड़ों का अस्तित्व सैद्धांतिक रूप से संभव है। उदाहरण के लिए, यदि यह रेगिस्तान विशाल रेत के टीलों से बना है, जैसे उत्तरी चीन में तकलामाकन, यह एक लगातार बदलता रेतीला परिदृश्य है। यहाँ तापमान में उतार चढ़ाव होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश नहीं होती। सामान्य ज्ञान वाले लोग कहेंगे कि पेड़ सैद्धांतिक रूप से ऐसी परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। हालांकि प्रकृति बेस्ट को तैयार है। यहाँ सीधे टीलों पर या फिर चिनार उगता है और यहाँ किनारे है। वे यहाँ सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि इतने सहज है कि कुछ पेड़ 1000 साल से भी पुराने हैं। वे ऐसी परिस्थितियों में कैसे रहते हैं? बात यह है कि प्रकृति ने उन्हें आश्चर्यजनक रूप से लंबी जड़ों से पुरस्कृत किया है, जो पानी इकट्ठा करती हैं और पड़ोसी पेड़ों को एक सामान्य नेटवर्क में भी जोड़ती हैं। इसलिए यदि एक पेड़ को पानी मिलता है तो दूसरे उसे साझा कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेड़ों की स्थिति किसी भी रेगिस्तान से बदतर है। आपके सामने एक असामान्य तस्वीर है। एक पेड़ समुद्र के बीच उग रहा है। जीव विज्ञान के नियमों के अनुसार खारे पानी को इसे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह मैंग्रोव का पेड़ शांति से खिल रहा है। यह कैसे संभव है? इस पौधे में एक दिलचस्प क्षमता है। भाटा शुरू होते ही मैंग्रोव की जड़ें, जो मत्स्य जैसी वृद्धि से ढकी होती हैं और छिद्रों से घिरी होती हैं, इन वृद्धियों में हवा बसा लेती है। जब पानी जड़ों को डुबोता है तो ये वृद्धियां पानी को पौधे में जाने देती हैं, लेकिन 99% लवण छान लेती हैं। बचे हुए लवण अनावश्यक पत्तियों में जमा होते हैं, जो पीले होकर झड़ जाते हैं। क्षणिक समाधान। मैंग्रोव की इस सुपर पावर के कारण समय के साथ महासागरों के तटों पर विशाल मैंग्रोव वन बन गए। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह जंगल हर दिन ज्वार में पानी के नीचे जाता है और भाड़ा में सूख जाता है। इन जगहों पर ज्वार के दौरान समुद्र का पानी जमीन में किलोमीटरों तक प्रवेश करता है। मैंग्रोव पेड़ों को इस तरह के अनुकूल होने के लिए लाखों साल का विकास लगा। दुनिया में कोई अन्य पेड़ यहाँ जीवित नहीं रह पाता। यह सामान्य जंगल अजीब चीजें बनाता है। आपके सामने राइजोफोरा मैंग्रोव का पेड़ है। इसका तना जमीन तक नहीं पहुंचता। इसके बजाय इसमें विशाल जड़ों का एक नेटवर्क है जो पेड़ को नरम और कीचड़युक्त मिट्टी में सहारा देता है। ज्वार के दौरान कई मछलियां जंगल में तैरती हैं, लेकिन उनमें से कई हर बार यह यात्रा करने में आलस करती हैं। इसलिए भाटा के दौरान वे कुछ असाधारण करती है। कुछ जड़ों और गिरे हुए तनों के अंदर सुरंगें होती हैं, जिन्हें एक विशेष प्रकार का समुद्री मोलस्क बनाता है। जब पानी का स्तर गिरता है तो मछलियां इन छेदों में तैरती हैं। भाटा जारी रहता है। पेड़ों की जड़ें और तने जमीन पर आ जाते हैं। मछलियां पेड़ के अंदर आने से भरे गलियारों में सुरक्षित हैं। हाँ, ऐसे पेड़ हैं जिनके अंदर मछलियां रहती हैं, बस अभूतपूर्व। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेड़ के अंदर का जीवन लापरवाह है, तो ऐसा नहीं है। भाटा शुरू होने के कुछ घंटे बाद पेड़ के अंदर पानी कम हो जाता है और इसलिए ये गोभी मछलियां बुलबुलिया में और अंदर तैरती हैं। हालांकि यहाँ तक कि पेड़ के अंदर भी शिकारी हैं जो इन मछलियों का शिकार करते हैं।
एक छोटा ऑक्टोपस है और यह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह एक अनुभवी शिकारी है, लेकिन वह हमेशा भाग्यशाली नहीं होता। जबकि मछलियां अंधेरे में ऑक्टोपस से छिपने की कोशिश करती हैं, पेड़ के अंदर का पानी खत्म होता रहता है। द्वार पर निर्भर अभिजीव उसकी वापसी का इंतजार करते हैं। कुछ घंटों बाद यह आता है। पानी मैंग्रोव जंगलों को भर देता है और तनों की सुरंगों में बहता है। थोड़ी गोभी मछलियां हिलमिल है। ये कठोर छोटी मछलियां 6 घंटे तक बिना पानी के रहीं। वे अपने सुरक्षित बुलबुलैया को छोड़कर समुद्री जल द्वारा लाए गए सूक्ष्म प्लवक का आनंद लेने के लिए निकल जाती हैं। मछलियों और ऑक्टोपस के अलावा एरिडिनेट कीड़े मैंग्रोव पेड़ों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये कीड़े नहीं बल्कि एक प्रकार के मोलस्क हैं। वे एक संशोधित खोल का उपयोग करके मार्ग बनाते हैं और लंबाई में मीटर तक बढ़ते हैं। वास्तव में इन जीवों के कारण ही मछलियां इन पेड़ों में तैरती हैं। ये कीड़े एक असली विनम्रता बन गए हैं और लोग उनकी तलाश में मैंग्रोव के जंगलों में जाते हैं। इन जीवों द्वारा छेदे गए तनों की तलाश करते हैं, जिसके बाद वे पेड़ को काटते हैं और उसमें छिपे मोलस्क को निकालते हैं। कुछ लोग उन्हें कच्चा भी खाते हैं। ऐसे मैंग्रोव खोजना मुश्किल है जिनके अंदर टेरिडोनिड रहते हैं। अनुभवी खोजकर्ता होना चाहिए। कभी कभी शिकारी भाग्यशाली होते हैं और वे एक असली जैकपॉट पर ठोकर खाते हैं। पेड़ कीड़ों से भरा होता है, जिससे स्थानीय निवासी खुश होते हैं, जो तुरंत एक दावत का आयोजन करते हैं। जब पेड़ काटा जाता है तो कीड़े तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि हवा उनके लिए घातक होती है। खाने से पहले आपको सिर्फ फाड़ना होगा। कभी कभी तनों में असली विशालकाय पाए जाते हैं। आप इससे पूरा नहीं निकल सकते। यह एक जीवित सॉसेज है। लेकिन पेड़ों के अंदर और भी दिलचस्प चीजें मिलती हैं। पेड़ के किसी भी हिस्से में प्रकृति में घूमते हुए आप इस असामान्य दृश्य में आ सकते हैं। ऐसे पेड़ों को शैतान का पेड़ कहा जाता है। आग सीधे उनके अंदर भड़कती है और वे इस तरह कई दिनों तक जल सकते हैं। प्रकृति में ये घटना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। मनुष्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। यह दृश्य एक ही समय में मंत्रमुग्ध करने वाला और भयावह है। इस घटना का कारण बिजली का गिरना है, जो एक सूखे और खोखले तने पर गिरती है। नतीजतन पेड़ अंदर से जलना शुरू कर देता है, जबकि बाहर लंबे समय तक अछूता रहता है। खोखले तने के अंदर अक्सर एक अच्छा खींचाव बनता है और आग लंबवत रूप से फैलती है। लेकिन कभी कभी एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर भी होती है, जब पेड़ से पानी बहता है। ये तस्वीरें मोंटेनेग्रो में ली गई थी। स्थानीय लोग इस पेड़ को पानी का पेड़ कहते हैं। 30 वर्षों से इस शहतूत के पेड़ से एक फव्वारा समय समय पर फूट रहा है। कई झरने हैं और भारी बारिश के बाद उनका दबाव बढ़ गया और पानी खोखले तने से ऊपर चला जाता है। और कभी कभी ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे खून बहता है। खैर, अधिक सटीक रूप से यह खून नहीं है, बल्कि पेड़ के रस का ऐसा रंग है, लेकिन यह खून जैसा दिखता है कि यह डरावना हो जाता है। एक शाखा तोड़ो और लगता है पेड़ से खून बह रहा है। हमारे ग्राफ पर इस रंग के रस वाले कई प्रकार के पेड़ हैं, जिसमें ड्रैगन ब्लड ट्री भी शामिल है। इसके बारे में मैंने पहले बात की थी। पेड़ों का यह लाल रस प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम में एक डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी अभी भी लोग शिल्प, फर्नीचर उद्योग, इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग पाता है। यह रस लोग चिकित्सा में भी उपयोग किया जाना पसंद किया जाता है। लेकिन ऐसे पेड़ भी हैं जिनसे कुछ और कीमती बहता है दूध, और लोग इसे उन्हीं उद्देश्यों के लिए निकालते हैं जिनके लिए वे साधारण गाय का दूध निकालते हैं। दूध का पेड़ शहतूत परिवार के कई अन्य सदस्यों की तरह एक दूधिया रस का स्राव करता है, लेकिन अन्य पौधों के दूधिया रस के विपरीत ये जहरीला नहीं है, बल्कि काफी खाद्य और स्वादिष्ट है। असली दूध के विपरीत दूध के पेड़ के दूधिया रस में एक गाढ़ा, चिपचिपा बनावट और एक बाल्समिक सुगंध होती है, और हवा के संपर्क में आने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है और पनीर या कॉटेज पनीर जैसा हो जाता है। यह दूध उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी 1 सप्ताह तक खराब नहीं होता। यह किसी भी अनुपात में पानी के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है, बिना दही जमे। स्थानीय आबादी इसे गाय के दूध के विकल्प के रूप में उपयोग करती है। उबालने पर इसकी सतह पर मोम निकलता है, जिसका उपयोग मोमबत्तियां और च्युइंग गम बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन हर पेड़ का दूध पीने योग्य नहीं होता है। कई अन्य प्रजातियों का दूधिया रस खाने के लिए अनुपयुक्त है, फिर भी इसे भी निकाला जाता है। इसलिए विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसे प्राकृतिक रबर बनाया जाता है, जिसे बाद में रबर में संसाधित किया जाता है। 60% से अधिक प्राकृतिक रबर का उपयोग कार के टायर बनाने के लिए किया जाता है। ये सभी वस्तुएं पेड़ के रस से बनी हैं, और सिंथेटिक रबर के आविष्कार से पहले दुनिया में सभी रबर इसी रस से बनाए जाते थे। अब हम जंगल में चलते हैं। यहाँ हर पौधे को धूप में जगह के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि घनी वनस्पति के कारण केवल 2% किरणें ही जमीन तक पहुंच पाती है। इसलिए छोटे पौधों को जीवन के लिए धूप नहीं मिलती। यहाँ प्रतिस्पर्धा क्रूर है। 300 साल पहले इस हुरा के पेड़ ने प्रकाश की अपनी खोज शुरू की। हर दिन ये एक विशालकाय बनने के लिए आवश्यक पानी और धूप को अवशोषित करता था। और इसने कुछ आश्चर्यजनक परिणाम दिए।
दूसरों ने इस पेड़ की सफलता का फायदा उठाया। अब इसकी शाखाओं पर हजारों विभिन्न पौधे उगते हैं। ये फर्न, ऑर्किड और अंजीर की प्रजातियां हैं। एक ही पेड़ पर हजारों पौधे उगते हैं। इन पौधों ने सिस्टम को मात दी और इस सिद्धांत पर जीते हैं, यदि आप जीत नहीं सकते तो उनका उपयोग करें जो कर सकते हैं। यह लाखों वर्षों से जंगल में हो रहा है। विकास चला चीज है। पेड़ों पर उगने वाले पौधे विभिन्न जानवरों के लिए घर भी बन जाते हैं। यह मेंढक अपने बच्चे एक टैडपोल को अपनी पीठ पर लादकर पेड़ पर चढ़ रहा है। उसके लिए यह पेड़ एक असली अवस्थ है। इन मेंढकों के पंजे तने से चिपक जाते हैं, लेकिन एक गलती अंतिम हो सकती है। पेड़ पर उसके पड़ोसी पहले से इंतजार कर रहे हैं। इस पर 5000 से अधिक छोटे जानवर रहते हैं। मेंढक जानता है पेड़ पर उगने वाले पौधों में से अर्थात ब्रोमेलियाड में अंदर पानी होता है, जो इसे एक आदर्श नर्सरी बनाता है और जमीन से ऊंचाई स्थलीय शिकारियों से बचाती है। मेंढक टैडपोल को छोड़कर दूसरों के लिए चला जाता है, जिन्हें भी वितरित करना चाहिए, प्रत्येक को अपनी नर्सरी में, ब्रोमेलियाड पूल में। मेंढक लगातार हर पौधे में अपने बच्चों से मिलने जाता है और उन्हें एक अनिषेचित अंडे के रूप में भोजन लाता है, और ऐसा तब तक करता है जब तक वे बड़े होकर मेंढक नहीं बन जाते। मेंढकों की कई प्रजातियां अपना जीवन पेड़ों पर ब्रोमेलियाड तालाबों में बिताती हैं। यहाँ उनके पास सब कुछ है, भोजन, आश्रय और पानी। जीवन कोई कह सकता है सफल है, लेकिन केवल एक ही समस्या है। बंदरों की एक प्रजाति है जिसने यह पता लगाया है कि इन पौधों में अक्सर ताज़ा मांस पाया जा सकता है। अब उन्होंने मेंढकों की तलाश में पानी की लिली में झांकना शुरू किया, लेकिन ब्रोमेलियाड पूल में रहने वाले मेंढकों के जीवन के जोखिम केवल बंदरों तक सीमित नहीं। जंगल में बारिश नियमित होती है, मेंढक के पुल को सूखने नहीं देती। यह आशीर्वाद लगता है, लेकिन कभी कभी अच्छी चीज भी ज्यादा हो जाती है। पानी पत्तियों और छाल को संतृप्त करता है तो प्राचीन पेड़ भारी हो जाते हैं। भारी बारिश ऊपरी मिट्टी बहा ले जाती है। सदियों पुराने पेड़ मूसलाधार बारिश का सामना करते हैं, जब तक एक दिन ऐसा नहीं हो जाता एक विशालकाय का पतन उस पर रहने वाले पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है। जब इस आकार का पेड़ गिरता है तो जंगल की हरी छत में दरार दिखाई देती है, और ये किसी का ध्यान नहीं जाता। जरा कल्पना कीजिए, यहाँ का पूरा अंडरग्रोथ सदियों से छाया में था और अब अचानक यह प्रकाश से भर गया है, और इसका मतलब है धूप में इस खाली जगह को लेने की कोशिश में एक नई दौड़ की शुरुआत। अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे बीज अंकुरित होने लगे हैं। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। लताएं तेजी से शुरू होती हैं और तुरंत अन्य अंकुरों का गला घूम देती हैं, और जल्दी गिरा हुआ विशालकाय पूरी तरह से युवा वनस्पति से ढक जाता है। शून्य भरकर शानदार घास के मैदान में बदल जाता है। हालांकि उष्णकटिबंधीय बारिश के अलावा विशालकाय पेड़ों को अन्य चीजों से भी खतरा है। बस बात यह है, उन पर उगने वाले सभी पौधे हानिरहित और शांतिपूर्ण नहीं होते हैं। अभी अभी उनमें से एक के बीज जानवरों के मल के साथ एक आखा पर लाए गए। इस पौधे को पेड़ पर मिलने वाले पोषक तत्वों से अधिक की आवश्यकता होती है, और इसलिए यह रजी करना शुरू कर देता है। जबकि अधिकांश पेड़ प्रकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये पूरी तरह से अलग तरह से काम करता है और अंधेरे में उतरता है। इसकी जड़ें 50 मीटर तक पहुंचती हैं। इस वंश में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन अंततः पौधा जमीन तक पहुंचता है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब इसकी जड़ें जमीन को छूती हैं और मिट्टी में प्रवेश करती हैं। मिट्टी से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करते हुए जड़ें मोटी हो जाती हैं। कुछ जानवर स्थिति का फायदा उठाते हैं और फल प्राप्त करने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए इन पतली जड़ों का उपयोग करते हैं। अगर ये जड़ें यहाँ नहीं होती तो यह बंदर कभी भी इतनी ऊंचाई पर जाने का जोखिम नहीं उठाता, क्योंकि ये गलती और आप मर जाते हैं क्योंकि ये पेड़ 20 मंजिला इमारतों से ऊंचे हैं। इस बीच परजीवी पौधा नई नई जड़ें जमाता रहता है। जहाँ जड़ें मिलती हैं वे आपस में जुड़ जाती हैं। अब विशालकाय पेड़ का भाग्य तय हो गया है। ये स्ट्रैंगलर अंजीर के घातक आलिंगन में खुद को पाता है। साल बीत जाएंगे और ये जड़ें मेजबान का गला घुंडेंगी। जैसे जैसे यह बढ़ता है, अंजीर मेजबान के लिए नियत अधिकांश पानी और पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेता है। पराजित बढ़ने में असमर्थ विशालकाय पेड़ मर जाएगा। इसे इसका अपना परजीवी मारता है। दशकों बाद केवल सड़ती हुई लकड़ी के टुकड़े ही याद दिलाएंगे कि यहाँ कभी एक विशाल पेड़ खड़ा था। स्ट्रैंगलर अंजीर अपनी जड़ों पर टिका टिप्टेरोकार्प के अवशेषों की जगह खड़ा है, सूर्य की ऊर्जा के लिए शाश्वत संघर्ष में विजेता। अब वह अपनी स्थिति का उपयोग प्रजनन के लिए करेगा। अंजीर कई फल देता है, जिस पर आसपास के सभी जानवर आते हैं। एक सप्ताह में सब कुछ खा जाते हैं और फिर अपने मलमूत्र के साथ अंजीर के बीज को दूसरे पेड़ों पर स्थानांतरित कर देते हैं और संसार का पहिया घूमता है। स्ट्रैंगलर अंजीर वास्तव में मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य बनाते हैं। हर दिन आप बड़ी ऊंचाई से लटकती विशाल जड़ों को नहीं देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, विशालकाय पेड़ अजय नहीं है। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और अन्य पौधों द्वारा मारा जाता है। हालांकि यह उनके लिए एकमात्र खतरा नहीं है। कुछ जानवर भी खतरा पैदा करते हैं।
इस पौधे के पास प्रभावी सुरक्षा विकसित करने के लिए 80 मिलियन वर्ष थे। यह अंकर है दुनिया में जानवरों से सबसे अधिक संरक्षित पौधों में से एक। इसका एक लंबा और फिसलन भरा तना है जो जहरीला रस छोड़ता है। शाखा केवल बहुत ऊपर है, इसलिए पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। और यद्यपि यह विशालकाय जानवरों के लिए अजेय है, विरोधाभास यह है कि यही कारण है कि जानवर इसे मारते हैं। पेड़ की अजेयता ने उस पर एक क्रूर मजाक किया। बात यह है कि पक्षियों ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि क्योंकि कोई भी शिकारी इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, इसका मतलब है कि यह घोंसले बनाने के लिए एक आदर्श स्थान है। नतीजतन हर बार मानसून के मौसम में पेड़ सैकड़ों चमकदार मैनाओं को आकर्षित करता है जो उस पर घोंसला बनाती हैं, और स्वाभाविक रूप से वे यहाँ शौच भी करते हैं। हर साल पक्षी 1/4 टन से अधिक गोबर बनाते हैं। गोबर के जहरीले रसायन पेड़ के चारों ओर मृत क्षेत्र बनाते हैं। जड़ें विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करती हैं और वे तने के माध्यम से हर पत्ती तक पहुंचते हैं। नतीजतन शाखाएं गिरने लगती हैं और उनके साथ घोंसले भी, लेकिन यह पक्षियों को नहीं रुकता। शाखा दर शाखा जहरीला पेड़ धीरे धीरे मर रहा है। यह अपनी सफलता का शिकार हो गया है। पास में एक और ऐसे ही पेड़ का भी यही हश्र हुआ। यह मर गया है और पहले से ही सड़ना शुरू हो गया है। इसे दोबारा खाया जा रहा है। अगर हम असली विशालकाय पेड़ों के बारे में बात करते हैं तो प्रसिद्ध कैलिफोर्निया के रेडवुड्स का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कहते हैं, निस्संदेह पृथ्वी पर सबसे बड़े पेड़ वे 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और 20 नीली के बराबर उड़ सकते हैं। हर दिन वे अपने तने के माध्यम से 2 से 3 हजार लीटर पानी 30 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक उठाते हैं। रेडवुड्स जीवन भर बढ़ते हैं, उनकी ऊंचाई पर कोई सीमा नहीं होती है। उदाहरण के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेडवुड 800 साल में 116 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गया है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ऊंचा है। इसके बढ़ना बंद होने का एक कारण कठफोड़वा है, जिन्होंने इसके तने को ऊपर से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके अलावा जब रेडवुड्स बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक हो जाता है। इससे उनके लिए पानी को ऊपर पहुंचाना अधिक कठिन हो जाता है और ऊपरी पत्तियां सूखने और मरने लगती हैं। ये पर्यावरण है जो उनके विकास को सीमित करता है, न कि पेड़। आदर्श वातावरण में ये विशालकाय हमेशा जीवित रह सकते हैं। इनमें से कुछ पेड़ पहले से ही 10 साल पुराने हैं। उनकी आश्चर्यजनक ऊंचाई कई पर्वतारोहियों को आकर्षित करती है, और कुछ चरमपंथी सुरक्षा रस्सी को छोड़कर किसी भी अतिरिक्त उपकरण का उपयोग किए बिना चढ़ते हैं। ये शंकुधारी वन साल में कुछ महीनों के लिए सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं जैसे टैगा, बल्कि आधे साल के लिए। इसलिए ये पेड़ अपने उत्तरी समकक्षों की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और हजारों साल जीते हैं। अब हम ब्रिटेन के दक्षिण में चलते हैं। यहाँ रेडवुड से भी पुराने पेड़ उगते हैं, कुछ 4000 साल पुराने हैं। और ससेक्स में यहाँ यूं की प्रजाति कभी कभी स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर देती है। उनके पास परागण का एक भयावह तरीका है। गर्म बसंत के दिनों में नर पेड़ों के पुष्पक्रम खुलते हैं, पराग के बड़े बादल छोड़ते हैं। उनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि अग्निशामकों को अक्सर कथित जंगल की आग के बारे में फोन आते हैं। जैसे ही पराग बसता है, यह मादा यूं पेड़ों पर गिर सकता है, उन्हें निषेचित कर सकता है। मेडागास्कर लौटते हैं। यहाँ द्वीप के शुष्क हिस्से में आप एक बहुत ही दिलचस्प, कांटेदार और अभेद्य जंगल पा सकते हैं, जैसा कि आप कहीं और नहीं देखेंगे। पौधे सुइयों से ढके होते हैं। उनकी मदद से वे हवा से नमी के कणों को पकड़ते हैं और इसे अपने पूरे तने से अवशोषित करते हैं। पत्तियां छोटी होती हैं, नमी हानि को कम करने के लिए अनुकूलित और कांटों से संरक्षित होती हैं। एक अत्यंत अमिट बोई, लेकिन ये दुनिया के एकमात्र कांटेदार पेड़ नहीं है। कई अन्य प्रजातियां हैं उस सुरक्षा के लिए पतली या शाखाओं का त्याग करने के बजाय सुइयों का उपयोग करती हैं, जैसे कि शानदार सीबा, जो किसी भी हमले को पीछे हटाने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से इसके साथ खिलवाड़ न करना बेहतर है। कुछ पेड़ों में कांटे 20 सेमी तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि ग्लेडिसिया में। इसे कांटे इतने बड़े और नुकीले होते हैं कि उन्होंने कई बार ट्रैक्टर के टायर पंचर कर दिए हैं, और जो लोग उन पर ठोकर खाते हैं उनकी हड्डियां तोड़ दी हैं। एक सिद्धांत है कि पेड़ ने मैमथ और अन्य बड़े जानवरों के समय में खुद को उनसे बचाने के लिए ऐसे कांटे विकसित किए, लेकिन वे विलुप्त हो गए और इसलिए अब उसे इतनी बड़ी सुइयों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विकास इतना धीमा है कि पौधा इतनी जल्दी समायोजित नहीं हो सकता और अपने कांटों को खत्म नहीं कर सकता। और ये उन सबसे असामान्य पेड़ों में से एक है जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। इंद्रधनुष नीलगिरी, और ये अपने रंग के कारण नीलगिरी की अन्य सभी प्रजातियों से तुरंत अलग दिखता है, जैसे कि बच्चों की कल्पनाओं से निकला हो। यह पेड़ नीलगिरी की एकमात्र प्रजाति है जो उत्तरी गोलार्ध में जंगली में उगती है। इसकी उपस्थिति के कारण इसे एक सजावटी पौधे के रूप में उपयोग करना पसंद किया जाता है। छाल का रंग लगातार बदलता रहता है। छाल सालाना झड़ती है, लेकिन हमेशा अलग अलग समय पर। आंतरिक परत चमकीले हरे रंग की होती है, पर परिपक्व होने पर गहरा होकर रंग बदलती है। इस प्रकार नीले, बैंगनी, नारंगी और गहरे लाल रंग की टन की परतें बनती हैं। अपने गुणों के कारण इस पेड़ का उपयोग कागज बनाने के लिए सक्रिय रूप से किया जाता है। साधारण सफेद कागज, जिसके कारण इन पेड़ों की अत्यधिक कटाई होती है। सामान्य तौर पर
अत्यधिक वनों की कटाई एक बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए यह बाओबाब जंगल, जो दुनिया में सबसे अनोखे में से एक है, इस पर कई जानवर निर्भर हैं। इन फिल्मांकन के तुरंत बाद पूरी तरह से काट दिया गया था। यह अब नहीं है। अब वहाँ कृषि फसलें उगाई जाती हैं। द्वीप पर इन जंगलों का केवल 3% ही बचा है। वनों की कटाई के कारण जलवायु बहुत बदल रही है। अब मेडागास्कर में यह 15 साल पहले की तुलना में और भी अधिक शुष्क हो गया है। हमारे पास विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण है कि जितने कम जंगल होंगे उतनी ही कम बारिश होगी। मानसून कम प्रचुर हो रहा है और यह पूरी पृथ्वी पर हो रहा है। सिर्फ 100 वर्षों में हमने ग्रह के आधे जंगल काट दिए हैं। एक बड़ी तबाही का खतरा है। वैज्ञानिक केवल वनों की कटाई के एक तथ्य के कारण अगले कुछ दशकों में सभ्यता के पतन की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें मौका दिया जाए तो जंगल ठीक हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा सबूत चेरनोबिल है। मानव निर्मित आपदा के बाद यह शहर एक भूतिया शहर में बदल गया। प्रदूषण क्षेत्र को अगले सहस्राब्दियों के लिए रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ तक कि पौधे भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। उन्हें कोई नहीं छूता, इसलिए प्रकृति तेजी से पुनर्जीवित हो रही है। अगर उन्हें परेशान न किया जाए तो पेड़ कहीं भी उगने को तैयार है, इमारतों की छतों पर भी। केवल 10 वर्षों में प्रिप्यात के खंडहर शहर पौधों से ढक गए और जैसे जैसे जंगल ठीक हुआ, जानवर यहाँ लौटने लगे। पहले माना जाता था कि जानवर गलती से भटके थे, लेकिन जल्द ही पता चला कि भूतिया शहर जानवरों के संगठित समूह से भरा था। केवल 20 वर्षों के बाद यहाँ उनकी आबादी यूरोप के सबसे जंगली कोनों के बराबर हो गई। बहिष्करण क्षेत्र में इसके बाहर की तुलना में 7 गुना अधिक भेड़िए रहते हैं। चेरनोबिल क्षेत्र में केवल 30 वर्षों में प्रकृति का आश्चर्यजनक पुनरुत्थान जंगलों के अविश्वसनीय लचीलेपन की बात करता है। अगर हम सभी जंगलों को यह अवसर दें तो वे फिर से पृथ्वी को ढक लेंगे। घने और स्वस्थ जंगल हमारे ग्रह के अस्तित्व की कुंजी है। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पिछले 2 वीडियो देखना न भूलें।